देखो ये, आओ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है, एक बार सिलेबस निकाल लेते हैं। देखो जी, हमने क्या क्या कर लिया है, हमने इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन निपटा लिया है, नेचर निपटा लिया है, बेसिस निपटा लिया है, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ कर लिया हमने। ठीक है जी। आज हम करेंगे स्टेट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है, इनको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, किसी मनुष्य को नेशनैलिटी कैसे मिलती है, किसको कब इमिग्रेंट्स के राइट्स मिलते हैं, किसको कब रिफ्यूजी कहा जाएगा, किसी को कब इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन कहा जाएगा, एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, असाइलम क्या होता है। ठीक है जी। ये सारी चीजें जो है हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है जी। चलो आ जाओ, दबा दिया है। अभी करा रहा हूँ, हेडिंग भी करा रहा हूँ। सर आजकल एलएलएम सारे कर भी इसलिए रहे हैं क्योंकि जैसे अब सब करने लगे हैं, मान लो 100 में 90 लोग कर रहे हैं तो फिर वो 10 फिर इंक्लूड नहीं करेंगे, हाँ इसलिए भी कर रहे हैं सारे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। करेंगे यार थोड़ा सा। पहले तो ये था कि इसको टीचिंग में जाने से वो करता है, अब सब कर रहे हैं तो बच्चे तो क्या वो इंक्लूड ना फील करें इसलिए वो भी कर रहे हैं, ऐसे ऐसा ही भी ट्रेंड होता है। ऐसा ही है, आने वाले समय में ना दोस्त कंपटीशन बढ़ना ही है। किसी भी इस देश में तो कंपटीशन कम होने का नाम नहीं देगा। इसमें तो अभी गला काट प्रतियोगिता है, कल को तो मर्डर कर प्रतियोगिता हो जाएगी। क्योंकि इसमें कॉर्पोरेट के अलावा जॉब्स तो होती नहीं, फिर वो ये कोर्ट आना जाना शुरू करो, सीनियर पकड़ो, हम्म। वही सिस्टम है। और देखो हर एक की सिचुएशन में नहीं होती कि वो जो है जाए, उसको पाँच माँ दस बाप, लाख इनकम क्रिएट होगी, हाँ, ये उसको तो 5 साल का मौका मिल जाएगा, घर से नहीं मिलता। हाँ किसी के ऊपर प्रेशर होता है, भैया एलएलबी कर अपना खा कमा यहाँ से निकल। ठीक है, वो क्या करेंगे। ठीक है ना। चलो, आपने क्या हेडिंग बनाई है, आपने हेडिंग बनाई है कंसेप्ट ऑफ रिकॉग्निशन। लिखो कंसेप्ट ऑफ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स। ये तो लिखवा दी थी आपने, लिखवा दी ठीक है। ये कंसेप्ट ऑफ रिकॉग्निशन नेशनैलिटी एंड एक्सट्रेडिशन। स्टेट्स एंड गवर्नमेंट सोर्सेज हमने कर लिए थे। चलो जी ठीक है। इसके अंदर हमने मैक्स वेबनर की डेफिनेशन कर ली थी। ठीक है ना, कि स्टेट असल में क्या होता है। ठीक है। अगर जनरली आपको बताया जाए स्टेट क्या होता है, स्टेट का मतलब होता है सोसाइटी किसी देश की। ध्यान रखना, सिर्फ जमीन का टुकड़ा टुकड़ा है, आदमी उसके ऊपर कोई है नहीं, तो ये कोई स्टेट थोड़ना है, ये कोई देश थोड़ना है। ठीक हो गया। रोहतक की जगह बस एक बाउंड्री है, ठीक है जी, उसमें कोई पॉपुलेशन नहीं है, तो रोहतक इज नॉट रोहतक। है ना, खंड बोल देते हैं उसको। ठीक है ना, जमीन के टुकड़े को खंड जरूर बोल देते हैं, बट वो ध्यान रखना वो कोई स्टेट नहीं है, स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। फिर स्टेट बनाने के लिए हमने क्या चीज सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज बताई थी, सोवरन होनी चाहिए, सोवरनिटी होनी चाहिए। ठीक है जी। सिंपल, मान लो कोई देश है और उसके अंदर सोवरनिटी नहीं है, तो ध्यान रखना वो स्टेट नहीं है। ठीक है जी। चलो जी, फिर उसके बाद हमने मोंटेविडियो कन्वेंशन के हिसाब से भी जो है हमने स्टेट की डेफिनेशन कर ली थी। ठीक है। फिर हम गवर्नमेंट की डेफिनेशन पे आए थे, कर लिया था आपने, देखना गवर्नमेंट की डेफिनेशन लिखी थी। देखो हर्षित, सर ये मैक्स वेबर तक लिखी थी, इसके बाद लिखा नेक्स्ट पेपर था, तक ये नहीं लिखा। लिखा था मॉन्टेविडियो कन्वेंशन लिखा था बस, अच्छा अच्छा लास्ट मॉन्टेविडियो कन्वेंशन था अच्छा अच्छा अच्छा, ये नहीं लिखे परमानेंट पॉपुलेशन डिफाइंड टेरिटरी, ये तो लिखा होगा। ना, ये टेरिटरी चलो एक बार पीछे देखो लिखा होगा, शायद ये लिखा है। नहीं सर,
चलो कोई बात नहीं, हेडिंग बना लो फिर, अकॉर्डिंग टू मोंटेविडियो, हाँ, कन्वेंशन, जो नया बच्चा है उसके लिए बता देता हूं, देखो हम अभी कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉस। ध्यान रखना, अगर हम जूरिस्प्रूडेंस की बात करेंगे तो ये कोटेशन बोली जाती है इंटरनेशनल लॉ के बारे में कि जहां पर जूरिस्प्रूडेंस खत्म होता है वहां से इंटरनेशनल लॉ शुरू होता है। ठीक है ना, लिख लो ये, वेयर जूरिस्प्रूडेंस एंड्स, आई लॉज, इंटरनेशनल लॉज स्टार्ट्स। ठीक हो गया? ऐसा क्यों है? क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से अगर हम लॉ क्या होता है अगर उसके विषय में समझेंगे तो लॉ के विषय में समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लॉ हमेशा किसी सोवरेन अथॉरिटी से आता है। ठीक है ना, और वो एनफोर्स करती है किसी सोसाइटी के ऊपर लॉ। और अगर कोई ब्रीच करता है तो ब्रीच की स्थिति में क्या है, फिर पनिशमेंट, पेनल्टी, रेमेडी जैसी यानी एनफोर्समेंट होती है, उसमें सैंक्शन होती है। मान लो कोई लॉ नहीं मानेगा तो सरकार फिर एक्शन लेगी उसे। ठीक हो गया? यानी डर होता है लॉ के पीछे। जिस लॉ के पीछे डर नहीं है, यानी अगर हम इसको फॉलो करें ना करें कोई बात नहीं, कोई डर की बात नहीं, तो ध्यान रखना जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से उसको लॉ नहीं कहते। बेसिक बेसिक बताओ, ठीक है ना, बाकी जैसे जैसे क्लास लगाते रहोगे ना, आराम से क्लास लगानी है, बिना समझ के आगे आगे नहीं चलना है। जिसमें भी क्वेरी आए कोई बात नहीं, फटाक से मैसेज शूट कर दिया। ठीक है ना, अगले दिन जैसे आ रहे हो या फिर जैसे हर क्लास के बाद जो है आधा पौना घंटा या फिर आप 15-20 मिनट बैठ के वो सारी चीजें निपटा लो। ठीक है ना, अगर जूरिस्प्रूडेंस में कमी पेशी रह जाती है तो फिर इससे पहले जो स्टूडेंट्स करना नहीं, ये चलता रहेगा साथ में। ठीक है ना, ये तो बस ये ध्यान रखना जहां पर जूरिस्प्रूडेंस काम नहीं करता ना वहां से इंटरनेशनल लॉ शुरू होता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि इंटरनेशनल लॉ बेसिकली क्या होता है कि एक अथॉरिटी बनाती तो है लेकिन वो जो है सोवरेन नहीं है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कोई सोवरेन कोई कंट्री थोड़ी ना है, ये तो एक संगठन है जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, ठीक है ना, कहां पर है, अमेरिका के अंदर है। ध्यान रखना, यूएनओ मतलब अमेरिका नहीं। यूएनओ का मतलब जैसे कि मान लो कि एनजीओ है दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है ना, उसका हेड ऑफिस हेडक्वार्टर कहाँ है, वो अमेरिका में, बस इतनी सी बात। लेट से उसको लॉ बनाने की अथॉरिटी दे तो दी, लेकिन दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो सैंक्शन के डर से कि हमारे पर सैंक्शन लग जाएंगे, हमको यूएनओ के द्वारा पारित किए हुए आदेश या फिर लॉज वगैरह वो मानने पड़ेंगे, ऐसा कोई भी डर नहीं होता। जो मेंबर्स होते हैं यूएनओ के वो अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ लोग जो यूएनओ ने बनाए हैं उनको मान लेते हैं, कुछ लोग जो उनके फेवर में नहीं उसको नहीं मानते। जैसे कि यूएनओ ने, ठीक है ना, ये बनाया, यूएनओ और अमेरिका प्रेशर डाल रहे थे क्या, कि ईरान के साथ पैक्ट मत करो। ठीक है ना, भाई रशिया से आप ऑयल मत खरीदो, गैस मत खरीदो। ठीक है जी, ये यूएनओ की तरफ से प्रेशर बन रहा था। ठीक है ना, हमारे देश ने बोला, हमारे जो जो विदेश मंत्री साहब थे एस जयशंकर ने बोला कि हमारी रिक्वायरमेंट है भैया, यूरोप की तरह हमको अमेरिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं देना, हमारा उत्तरदायित्व हमारे 150 करोड़ लोगों के प्रति है, हमको तो उनकी डेली जरूरतें पूरी करनी होगी और हम मार्केट में निकले हुए हैं। एक देश हमको बहुत बढ़िया रेट प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है ना, हम उसके पास जाके उससे खरीद रहे हैं। तो चैरिटी थोड़ी ना कर रहे हैं हम, ना वो हमें वो फ्री में दे रहा है ना हम उनसे भीख मांग रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं वो हमको चीज दे रहे हैं। ठीक हो गया? तो नहीं मानना, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो मान लेते हैं। ठीक है ना, यानी अगर हम लो नहीं मान रहे हैं और कोई सैंक्शन नहीं है तो ध्यान रखो वो तो लो ही नहीं है जूरिस्प्रूडेंस की नजर में। सैंक्शन नहीं है तो लो नहीं है, डर ही नहीं है कोई। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं कहूँ क्या इंटरनेशनल लॉज होते हैं, है सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम, होते हैं। ठीक हो गया ना, तो इस थोड़ी कंफ्यूजन से ऊपर निकलने के लिए क्या समझ लिया फिर हमने कि जहां पर जूरिस्प्रूडेंस खत्म होता है वहां से इंटरनेशनल लॉ अपना काम करना शुरू करता है ना, बोलते हैं ना, जहां पे सामने वाले की सोच खत्म हो जाती है हम वहां से काम करना शुरू करते हैं, हम सोचना शुरू करते हैं वहां से। चलो, ठीक है ना, जब हम इंटरनेशनल लॉज पढ़ते हैं तो ध्यान रखना कोई बेरेक्ट नहीं है। ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है। हम क्या पढ़ते हैं, चार्टर्स पढ़ते हैं, यूएनओ के चार्टर्स पढ़ दिए, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जहां जहां कन्वेंशन, जहां जहां मीटिंग्स हुई, जहां जहां इनके फंक्शंस होते हैं वहां वहां के माइन्यूट्स पढ़ देते हैं।
माइन्यूट्स क्या होते हैं? मान लो हम अलग अलग देश हैं और हम कभी किसी एक जगह पर इकट्ठे मिले, ठीक है ना, तो हमारी जो भी मीटिंग होगी ना, उस मीटिंग के वर्ड टू वर्ड माइन्यूट्स तैयार हो, पूरा रिकॉर्ड तैयार होगा उसका, ठीक है ना, सिंपल। तो सब कुछ लिखा लिखा है मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है, तो वो पढ़ने पड़ते हैं। ऐसी एक कन्वेंशन है जो 1933 में मोंटेवीडियो के अंदर हेल्ड हुई है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या बोला जरा स्टेट के बारे में लिखो, द स्टेट एज ए पर्सन ऑफ इंटरनेशनल लॉज should possess the following qualifications अकॉर्डिंग टू मोंटेवीडियो कन्वेंशन। अगर किसी भी एरिया को, किसी भी सोसाइटी को अगर स्टेट की डेफिनेशन में आना है, तो निम्नलिखित उसके पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। निम्नलिखित रिक्वायरमेंट को क्या बोलेंगे हिंदी में? जरूरत। जरूरतें होनी चाहिए, मतलब ये नीचे के इंग्रेडिएंट है वो पूरे करने पड़ेंगे उसको। नीचे लिखो नंबर वन, क्वालिफिकेशन दिख गया, क्वालिफिकेशन के बाद दो बिंदु डैश, नीचे लिखो नंबर वन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, लिख लिया ना? नहीं, दूसरा नंबर टू, डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। नंबर थ्री, गवर्नमेंट होनी चाहिए। इसमें परमानेंट मत लिखना। नंबर चार, कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस विद द अदर स्टेट्स, ठीक है। देखो जरा एक बार थोड़ा थोड़ा मेंशन आपको करा देता हूँ। नंबर वन, देखो जी, पॉपुलेशन होनी चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है। ध्यान रखना, देश, फिर दुश्मन देश, ये मित्र देश, ये नॉर्मल देश, ये उग्र देश, ये आतंकवादी देश, ये जो लफड़े हैं ये सिर्फ ह्यूमैनिटी से जुड़े हुए हैं, यानी सिर्फ इंसानों के बीच में हैं, ठीक है ना। ये पशु पक्षी हैं और जो दूसरे जो पशुधन इस पृथ्वी पर विचरता है उसके लिए कोई टेरिटरी नहीं है। उसके लिए तो बस उसका घर है। जहां जहां तक जंगल फैले हैं वहां वहां उसका घर है, जहां जंगल नहीं है वो बाहर निकलेगा। उसका देश थोड़ी ना कोई। सिंपल हो गया, सिंपल। तो देश बनाने के, देश कौन बनाता है? कोई शेर गादड़ चीते थोड़ी ना बनाते हैं, इंसान बनाता है। और इंसान कैसे बनाएगा? पॉपुलेशन होके बनाएगा। एक अकेला आदमी कभी भी देश बनाने की बात नहीं कर सकता, ठीक हो गया। चलो जी, नंबर टू, क्या होना चाहिए? एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। यस, बाउंड्री तो होती ही है। अगर मैं वाइस वर्सा आप लोगों से कॉमन सेंस सवाल पूछूं, लेट से एक देश बना लेते हैं, अपने ही देश का उदाहरण ले लो, और उसकी कोई बाउंड्री सेट नहीं है, क्या होगा? कोई भी आप एक बड़ा कर घेरेगा। ले यहाँ तो बॉर्डर जो बने हुए हैं उनको नहीं मानते, और ये तो सिर्फ जो पॉलिटिकल मैप होते हैं उनके ऊपर बस ये दिखता है आपको, जमीन पे तो कोई दीवार थोड़ी ना है ना, सिंपल। बस ये भाई ये जमीन है, इसके इस तरफ, या फिर नदी है इसके इस तरफ, वो है, या नदी भी नहीं है, बस ये बस जमीन है, वहां पे पोल डाल दिया, ठीक है ना। भाई उधर चाइना इधर इंडिया, देखो कितना लफड़ा, कितना झगड़ा है। तो स्टेट होने के लिए दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि इंडिया की डिफाइंड टेरिटरी क्या है, ऐसे ऐसे कुछ है ना। ऐसे ऐसे कुछ डिफाइंड है, सिंपल। अगर मैं कहूं कि अगर बीच में जो स्टेट हैं अगर उनकी उनकी टेरिटरी अगर डिफाइंड नहीं है तो क्या होगा? झगड़ा होगा। जैसे कि हरियाणा और यूपी के बीच में जमीन को लेकर विवाद है, ठीक है ना। हरियाणा का एक ऐसा एरिया है, एक ऐसी दिशा है हरियाणा की जहां पर बेसिकली जो बॉर्डर है वो यमुना नदी डिक्लेयर करती है। आ गए मैप्स, हट जा भैया।
ये देखो जी, आपको जो इस तरफ का बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये वाला, देखो ये जो बॉर्डर है दिख रहा है, ये इधर वाला बॉर्डर दिखाई दे रहा है आपको, ये यमुना रिवर है ये। ठीक हो गया, सिंपल। ये ऐसे करके यूं निकल रही है, दिल्ली का मैप थोड़ा सा ऐसे है, यूं करके, यूं थोड़ा सा, थोड़ा यूपी में है, यूं करके निकल रही है यमुना, ये देखो ये निकल रही है ऐसे। ठीक हो गया, चलो जी। अब यमुना का क्या है, या फिर कोई भी नदी का हिसाब किताब क्या, मान लो बहुत ज्यादा बारिश होगी तो देखा हो ना, पानी की तासीर होती है, यूं यूं करके चलता है। ज्यादा प्रेशर दोगे तो अपनी दिशा, यमुना नदी अपनी दिशा बदल लेती है। ठीक है ना, वो फिर 1-2 किलोमीटर इधर चली जाती है, 1-2 किलोमीटर इधर आ जाती है, तो फिर झगड़ा होता है। नुकसान किसका, जिसने पिछले सीजन में फसल बो दी, ठीक है जी, वो फसल पक गई, ठीक है जी, फिर बारिश होगी और वो क्या है, इसके सारे के सारे खेत यूपी चले गए। ठीक है ना, यूपी की तरफ क्या है, पॉपुलेशन वो बड़े और पीसफुल पॉपुलेशन होती है, तो वो रात को बंदूक लेके बैठ जाते हैं वहां पे। ठीक है ना, रात को जाते हैं मंडा समूसा मार के। ठीक है ये पानीपत, जितने भी एरिया है देखो, ये पानीपत का लगाओ, सोनीपत का एरिया लगाओ, पानीपत लगाओ, करनाल और अपना ये शाहबाद और ये इधर तक यमुनानगर, सारा एरिया डिस्प्यूटेड है। आने वाले समय में कभी डिस्प्यूट टलेगा तो टलेगा। ठीक हो गया, इस हिसाब से चलेंगे। ठीक है जी, दूसरा उस तीसरा, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गवर्नमेंट। यस, लेट्स से कोई एक, कर लो जरा, एक भीड़ है और उसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, तो क्या क्या समझे, वो फ्री है, कोई भी आए राज करे उनके ऊपर। डन है, चलो जी। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, देश तब तक नहीं मानोगे इंटरनेशनल लेवल पर, चलो ठीक है आपने अपना एक जबरदस्ती देश बना लिया, ठीक है ना, लेकिन आपके पास कैपेसिटी नहीं है, आपके साथ कोई दूसरा देश व्यापार ही नहीं करता, कोई लेन देन नहीं करता, कोई बातचीत नहीं करता। ठीक है ना, जैसे कि फलस्तीन हो गया। ठीक होगा ना, थोड़े दिनों में अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हाल हो जाएगा। ठीक है ना, इंडिया ने बात करनी बंद कर दी, अफगानिस्तान ने बात करनी बंद कर दी, ईरान ने, देखा हो ना अभी पीस पैक्ट के लिए उसने बोला था कि मैं करवाऊंगा, है ना, कौन सी मूवी है ना जिसमें अपना वो कॉमेडियन, वो राजपाल है, वो बोलता मैं करूंगा मैं करूंगा अमेरिका उसको बोलते ले भाई कर। ईरान ने बोला चल चल, हम नहीं मानते तेरी बात। पहले तो बिठाया आराम से, ठीक है ना, फिर मना कर दिया। ठीक है ना, बड़ी मतलब बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान की। चलो खैर, ये तो मुल्क ही ऐसा है, बेइज्जती वाला ये जब तक इनके ना टिक लेते, जब तक मानने वाली कौन नहीं है। चलो जी, डन हो गया। अब देश तो बन, देखो इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, देश तो बन गया, लेकिन वो पूछता है कौन है, उसके साथ कोई भी किसी भी तरीके का लेन देन नहीं रखता है। स्टेट नहीं कह सकते, कभी भी स्टेट नहीं कह सकते। जैसे कि फिलिस्तीन है, इसराइल और फिलिस्तीन है। अब क्या कर दिया, धीरे धीरे जितने भी ये मुस्लिम वर्ल्ड है इसराइल के चारों तरफ, ठीक है ना, अब इन लोगों ने तो इसराइल को तो मान्यता दे दी। ठीक हो गया, इसराइल को तो मान्यता मिल गई है, लेकिन फलस्तीन को मान्यता नहीं मिली है। दिखेगा ही नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा ये लो। हम्म? नक्शा छोटा सा है, इसराइल की स्पेलिंग उसके देश से बाहर निकल जाती है। ए, ये रहा, ये रहा, ये देश है, ये रहा, बस ये छोटा सा ये रहा। हरियाणा था, हरियाणा पंजाब मिला लो, इतना इतना एरिया, 90 लाख की पॉपुलेशन उस देश के अंदर जो जूस की रहती है। ठीक है ना, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, बाकी हमारे देश में भी इतने के करीबी अब हमारे देश में। ठीक हो गया, देखो इसी के बीच में अगर मैं आपको कहूँ कि फलस्तीन भी है, पता नहीं मिक्स ना हो जाए कलर, ये लो ये कर देता हूँ, एक गाजा स्ट्रिप है, ये लो एक गाजा स्ट्रिप ये है, और एक यहाँ पर है, ये बोलते हैं ये फलस्तीन है। इधर का तो ये समुद्र के ये तो खत्म ही कर दिया 7 अक्टूबर के बाद, जो इन्होंने पंगे ले लिए। ठीक है ना, अब बाबूजी ने फिर छिताई शुरू कर दी, फिर इन्होंने दोहाड़े पीटे पूरी दुनिया में, अब पूरी दुनिया ने सुनवाई बंद कर दी है। ठीक है ना, सिंपल। अब नया इशू मिल गया है, ईरान मिल गया है नया इशू ठीक है ना, डन हो गया, सिंपल। फलस्तीन को कोई नहीं पूछा।
एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे देश के अंदर सब कुछ जो हमको देश में चाहिए वो सब कुछ यहीं पे ही पैदा हो जाता हो, जरूरी थोड़ी ना है। ठीक है ना, बहुत सारे देश ऐसे हैं जैसे कि यूरोप में आप जाओगे ऊपर, ठीक है ना, ये देखो यूक्रेन कहाँ है, ये रहा यूक्रेन। यूक्रेन से ऊपर गेहूं ही नहीं है, यूक्रेन से ऊपर गेहूं ही नहीं उगता, क्योंकि अक्षांश चेंज हो जाते हैं। ऊपर ज्यादा जाओगे तो ये लो, ये तो वो वाले एरिया हैं जहाँ 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है। ठीक है, कैसे उगेगा, उग ही नहीं सकता। वहां तो हल्की बेरियां उग गई, ठीक है ना, और छोटे छोटे जो रस भरे फ्रूट्स हैं जो खट्टे मीठे होते हैं, मीठा फ्रूट भी नहीं होता वहां पे। ठीक है ना, क्योंकि मिठास के लिए तो पूरी धूप चाहिए, पूरा सूर्य चाहिए। तो क्या करूं, डन हो गया। तो अब क्या है, इनको मांगना पड़ेगा। यूक्रेन को बोला जाता है व्हीट बाउल ऑफ यूरोप। ठीक है ना, इसलिए इतनी मारा मारी है यूरोप की। पूरे देश में बड़े बड़े वो खेत बने होते हैं, मतलब कई स्क्वायर किलोमीटर्स के होते हैं। ठीक है ना, हाँ बड़े बड़े खेत, हमारे जैसे खेत नहीं होते। ठीक है ना, इनके बीघास में और बहुत बड़ी बड़ी चंक्स ऑफ लैंड्स होते हैं। नीरो, और क्या है कि पूरा साइंटिफिक उसमें करते हैं। ठीक है जी, इनके तो वो हेलीकॉप्टर से तो दवाई फेंकते हैं। ठीक है जी, बड़े बड़े एरो होते हैं, अपने जैसे हड़प्पा भी नहीं होते, कंबाइन भी बड़े बड़े कंबाइन होते हैं। और एक खेत इतना बड़ा होता है, दो दो तीन तीन कंबाइन लगते हैं इनको खेती करने में, मतलब वो काटने में, फसल काटने में। ठीक हो गया, सही। अगर अगर मान लो रोटी तो नॉर्वे वाला भी खाएगा, ये देखो नॉर्वे वाला, ये देखो, ये तो जमा पोल पे है। ठीक हो गया, इसके पास तो गेहूं है ही नहीं। रोटी थोड़ी खाते हैं, ब्रेड लोग ब्रेड लोग तो खाते वो भी ब्रेड तो ब्रेड वीट भी, से ही बनते हैं। ब्रेड हैं, ब्रेड ब्रेड उसी से। खाते हैं। ध्यान रखना, कार्ब्स तो चाहिए इंसान को। तो क्या करेंगे, यूक्रेन के पास जाएंगे या फिर वो वाले देश, ठीक है ना, जो गेहूं उगा रहे हैं उनके पास जाएंगे। ठीक है ना, सिंपल। अब यूक्रेन बोल पूछेगा भाई तू कौन, मैं बोला नॉर्वे। कौन नॉर्वे भाई, नॉर्वे, नॉर्वे कौन सा। अगर आइडेंटिटी आइडेंटिटी है, दूसरे देश मान्यता देते हैं तो भैया हो जाएगा, वरना सीधी सिंपल सी बात है, एक आदमी का फोन आया, हाँ भाई सामान तोल दे सेठ जी। ठीक है ना, मैं कौन, मैं बस ले जाऊंगा, ऐसे नहीं होता भाई। ठीक हो गया ना, यस, रिकॉग्निशन होना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई यूक्रेन को ऐसी चीज है जो नॉर्वे के पास है, इनके पास नहीं है। ये नो टच डाउन एरियाज थे वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, हालांकि लोग लड़ने के लिए, यूरोपियन जो फोर्सेज हैं, जर्मन फोर्सेज है, रशियन फोर्सेज चल तो गई थी वहां पे लड़ने के लिए, लेकिन सर्दियां ही इतनी जबरदस्त पड़ती है और अंधेरा होता है वहां पे, वो लड़ाई ज्यादा दिन टिकी नहीं वहां पे। ठीक है ना, गर्मी गर्मी में लड़ाई कर दी थोड़ी थोड़ी, और वो भी बर्फ के बीच में छुप छुप के गोलियां मार दी, सर्दियों में तो होता ही नहीं वहां पे। इनकी किसके साथ लड़ाई है? पूरा यूरोप था इसके रशिया। अंदर। ना ना, पूरा यूरोप था बेसिकली, तो देखो जर्मनी था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और टू जिसके कारण हुई है, और अपना इटली, और ये बेल्जियम, और ऑस्ट्रिया कहाँ है, ये है ऑस्ट्रिया शायद, ये है ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया, ये देश थे इनके कारण। और बेसिकली तो ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे उसकी मृत्यु के कारण वर्ल्ड वॉर फर्स्ट छिड़ा था। वर्ल्ड वॉर टू तो सिर्फ और सिर्फ हिटलर या फिर जर्मनी की महत्वाकांक्षा के कारण छिड़ा था। ठीक हो गया, चलो डन, चलो आगे आ जाओ, सिंपल हो गया। ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है, चौथी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देश तो बना लिया को मान के ना देता। ठीक हो गया, ध्यान रखना, अगर आप फिलिस्तीन फिलिस्तीन की बात करोगे तो हमारा देश की पॉलिसी क्या है, इसराइल को भी मान्यता दे रखी है और फिलिस्तीन को भी मान्यता दे रखी है। ये दुनिया देखो, कब आजाद, जब देश आजाद हुआ उसी समय, उससे पहले इसराइल बेसिकली बसा चुके थे। ठीक है ना, अब क्या है, ध्यान रखना, और हमको ये गर्व करना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने इसराइल बना के बसा के इसराइलियों को दिया। वहां पे हाइफा चौक है, वहां पे जो इंडियन आर्मी है उनके सेनापतियों की फोटो लगी हुई, पूजा करते हैं वो लोग। ठीक है ना, हमको बड़ा गर्व होना चाहिए इस बात पर। चलो जी, अब क्या है, इसराइल को तो मान्यता दे दी, ठीक है जी, फिलिस्तीन को भी हमने मान्यता दे दी। अब दुनिया क्या कर रही थी थोड़े दिन तक, कुछ लोग सिर्फ फिलिस्तीन फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे थे, यानी इस्लामिक वर्ल्ड तो सिर्फ फिलिस्तीन को मान्यता दे रहा था, और नॉन इस्लामिक वर्ल्ड सिर्फ इसराइल को मान्यता दे रहा था। ठीक है ना, धीरे 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 दुनिया जो इंडिया का स्टेक था उसी के ऊपर ही आ रही है कि भाई दोनों को मान्यता दे दो, खत्म करो इनका झगड़ा।
ठीक है ना। इंडिपेंडेंसी खत्म करो फिलिस्तीन की, ठीक है ना। और आतंकवादी के साथ खड़ा होने वाला भी आतंकवादी ही बोला जाने लगा है दुनिया में। अब दुनिया मुखर हो चुकी है, वो नहीं छोड़ते किसी को कि ये लेफ्ट है या लिबरल। नहीं, तू कैसे खड़ा था भाई फिर वहां, ठीक है ना। एक वो बम फोड़ रहा है, तू यहाँ पे बौद्धिक आतंकवाद फैला रहा है, ठीक है। तो दुनिया का टिल्ट चेंज हो चुका है। चलो आओ, अब दूसरे कंसेप्ट के ऊपर आ जाओ। आओ जरा देखो गवर्नमेंट क्या होती है। लिखो, हेडिंग बना लो, गवर्नमेंट। वैसे अगर आपसे पूछूं नॉर्मली तो क्या होता है? जो सारी चीजें मैनेज करते हैं। सिस्टम, मैकेनिज्म, है ना, जो सारी चीजें मैनेज करे। चलो बिल्कुल सही, लिखो अ सिस्टम वेयर group where group of people govern a community or unite with their consent, their, with their consent। कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो उस पूरी कम्युनिटी को गवर्न करता है, ठीक हो गया। ध्यान रखना, गवर्नमेंट एक सोचा समझा शब्द है। गवर्नमेंट और रूलर एक नहीं होते। रूलर सिर्फ शासन करने वाला, गवर्न संभालने वाला, गवर्नेंस देने वाला, ठीक हो गया, सिंपल। चलो जी, एक लाइन छोड़ के लिखो, मेजर टास्क ऑफ गवर्नमेंट इज टू एडमिनिस्टर एंड सेट पब्लिक पॉलिसीज फॉर पब्लिक वेलफेयर। ठीक है ना, फुल स्टॉप। देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अब जरा सोचो कितने प्रकार की गवर्नमेंट हो सकती है। मैंने आपको बता दिया, रूलर नहीं होते गवर्नमेंट वाले। रूल तो शासन करने वाला होता है, और शासन करने वाला अपने शासन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जो गवर्नमेंट में रहेगा, ठीक है ना, या जो गवर्निंग का काम करेगा, गवर्नेंस का काम करेगा, उसके पास ये सुविधा नहीं। ठीक हो गया, सिंपल। तो लिखो फॉर एग्जांपल, डेमोक्रेसी, कॉमा रिपब्लिक, कॉमा फेडरल, एसेट्रा। हमारे यहाँ पे क्या है? फेडरल, डेमोक्रेसी, मतलब गवर्नमेंट का सिस्टम जो क्वासी फेडरल कह सकते हैं उसको, पर्टिकुलर फेडरल नहीं कह सकते। अगर पर्टिकुलर बोलोगे तो अमेरिकन जो डेमोक्रेसी ना, वो फेडरल के अंदर आती वही तो होता है ना, पावर बटी हुई थी बस। है। फेडरल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो स्टेट्स है ना, वो बस अपनी सुविधा के लिए मिले हुए हैं वहाँ पे, वो अलग अलग देश हैं वो। जो यूएसए का आप नक्शा देखते हो ना अंदर से, ठीक है ना, तो स्टेट हो ऐसे लाइन में खिंचे हुए, हाँ, ठीक है ना, वो अपनी सुविधा के हिसाब से यूनाइट हुए एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। बाकी अलग अलग हैं, जैसे स्टेट्स ऑफ कैलिफोर्निया, स्टेट्स ऑफ वॉशिंगटन, स्टेट ऑफ मिशिगन, स्टेट ऑफ लो, पता नहीं और भी, जैसे ये सारे के सारे देश हैं अलग अलग अपनी सुविधा के हिसाब से, बस ये एक हो गए हैं। ठीक होगा। लोग तो भविष्यवाणी में कर चुके हैं कि यूएनओ के साथ अमेरिका को विघटन हो जाएगा। ठीक हो गया। ट्रम्प तो ये कह रहा है कि हम जो है अखबार करने वाले हैं कनाडा को भी, इसको नेक्स्ट स्टेट बना देंगे हम यूएसए की। सिंपल हो गया, डन हो गया। चलो, कोई रिपब्लिक भी है? हाँ सर, है बहुत सारी है, रिपब्लिक हम भी हैं, हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया रिपब्लिक हैं। ऑफ इंडिया। ठीक हो गया। रशिया है, दुनिया का सबसे बड़ा रिपब्लिक नेशन है। कंट्री का नाम ही है कुछ, रिपब्लिक ऑफ याद नहीं आ रहा, छोटे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। चेक रिपब्लिक, हाँ, चेक रिपब्लिक है, यूक्रेन रिपब्लिक, रिपब्लिक ये ऑफ सारे के सारे बोल्गेरिया है। यूएसएसआर जितने टूटे हैं लगभग सारे के सारे रिपब्लिक बने हुए हैं, गणतंत्र बने हुए रिपब्लिक का मतलब। ठीक हो गया, सिंपल। लिखो अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट लाइन में, हेरोल्ड, HAROLD, हेरोल्ड, स्पेलिंग देख लो, DAMEROW, डेमरो,
ये क्या कहता है, लिखो, गवर्नमेंट इज अ, गवर्नमेंट आ मत लिखना, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पब्लिक पॉलिसीज फॉर एन एंटायर सोसाइटी and the steering mechanism, steering STEERING, स्टीयरिंग नहीं होता गाड़ी का जो एक दिशा में लेके जाता है गाड़ी, स्टीयरिंग मैकेनिज्म फॉर गिवन सोसाइटी। गवर्नमेंट ही तो देश को आगे लीड करने का या पीछे ले जाने का काम करती है। चलो जी, आओ जी, अब जरा नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, रिकॉग्निशन। बहुत बार ऐसा होता है इस पूरे ग्लोब के अंदर, ये डिप्लोमेसी सुना है, डिप्लोमेसी, कूटनीति, ठीक है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है, ठीक है ना। कोई देश अपनी सुविधा से इस कूटनीति को यूज करना शुरू कर देता है, कोई देश हमारे की तरह मजबूर होके, भाई पूरी दुनिया ही कूटनीति करती है तो हमें क्या आग लगी हुई है, हम क्यों इतने सुधारवादी समाज बने हुए हैं। ये पूरा देश चारों तरफ से ऐसी कूटनीति के लोगों से घिरा हुआ है। ये इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, ठीक है जी, वहां से अपनी मनपसंद चीज उठाते हैं और पूरी दुनिया लेक्चर किसको देती है, लेक्चर हमको देती है। तो इस बार ये जो पिछली जो लोकसभा गई है, इस लोकसभा ने क्या एजेंडा उठाया कि हम जो है दुनिया के अंदर अपना नैरेटिव सेट करेंगे। हमने बहुत सुन लिया भैया दुनिया का नैरेटिव, ठीक है ना, कोई भी देश आता है, दो कौड़ी का मुल्क भी आता है, पाकिस्तान के जैसा, बांग्लादेश के जैसा, ठीक है जी, कोई यूट्यूबर खड़ा हो जाता है, हमको ज्ञान देने लग जाता है, ठीक हो गया ना। वी आर कलेक्टिवली 150 करोड़ लोग, और कोई भी वही ऐसा आदमी आके, कोई भी वही ऐसा देश जो अपने अपने आप में खत्म है, वो हमको ज्ञान देने लग जाता है। लोग कंपेयर करने लगे, देखा है थोड़े दिन पहले, देखा है बांग्लादेश ऐसे तरक्की कर रहा है, देख लेना बांग्लादेश का, डन। तो ये क्या है, ये सारा का सारा कूटनीति से आता है, डिप्लोमेसी से आता है, ठीक है ना। ये जानबूझ के किया जाता है, नैरेटिव सेट किया जाता है, नैरेटिव सेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर नैरेटिव सेट करने की बात कहूं, तो अगर मैं आपको बोलूं कि क्या पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है, ये बात 5 6 या 7 8 साल पहले नहीं बोल सकते थे, अब बोल सकते हैं क्योंकि हमने नैरेटिव सेट कर दिया है। सोचो बॉलीवुड कैसे नैरेटिव सेट करता, अगर नैरेटिव, सिर्फ नैरेटिव मैं आपको बताऊं कैसे नैरेटिव सेट करता था, कि पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी है वो तो बड़ी अच्छी है, पाकिस्तान के लोग तो बहुत अच्छे हैं, ये तो इंडियन आर्मी ही खराब है। हर बार विलन की स्पाई मूवीज में इंडियन आर्मी का ऑफिसर ही होता है। सर नैरेटिव और प्रोपेगेंडा में सिमिलर है। नैरेटिव फैलाने के लिए प्रोपेगेंडा किया जाता तो ये जैसे अमेरिकन रेप और वेब सीरीज निकाल दी, है। हाँ, इलॉजिकल दिखा से अगर दिखता हाँ, है ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, बट ये क्या है, ये एक सर्टेन नैरेटिव को पुश करता है। तो ये जब ये नैरेटिव बन जाएगा ना, तो उसका बेस देखा जाएगा, भाई प्रोपेगेंडा बेस्ड है या फिर अदरवाइज। सही मैरिज में जैसे वैसा तो निकाह में चर्च में कहीं भी हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हो वो सकता दिखा है। देते निकाह हुआ। हाँ बिल्कुल है। अभी रिसेंटली का वो दिखाया था, वो धक्का मार के वो पति पत्नी को, एक पति ने अपनी पत्नी और 3 बच्चियों को मार दिया, वो लड़के की उसमें था, ठीक है जी। अब क्या हुआ, और वो लड़की जिस वाइफ को मारा है, ऑलरेडी 2 लड़कियां थी और तीसरी लड़की उसके पेट में थी, जिसके बारे में उसको पता लग गया था, उसने फरसे से काट दिया। जब टाइम्स टाइम्स ना हो शायद, इंडियन अखबार है, इंग्लिश अखबार है, वो क्या फोटो छापता है, वो लाल जोड़े में सिंदूर लगाए हुए, हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान है, लाल जोड़े में सिंदूर लगाए हुए, मंगलसूत्र पहने हुए एक लेडीज की जो कि प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, और खून में उसके हाथ लगता है, उसकी फोटो लगा रहा है। मतलब ये क्या नैरेटिव पुश कर रहा है, ठीक है ना। ऊपर लिख दिया कि, किया जाए। ऊपर हेडिंग क्या लिख दी, एक गोल्ड मैन ने रेप कर दिया, ठीक है ना, यानी एक बाबा ने रेप कर दिया, और क्या उसके हाथ में कमंडल है, ठीक है ना, और लोटा है, और उसने त्रिपुंड लगाया हुआ है, फोटो लगा रखी है। ये क्या है, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बट टू सर्टेन नरेटिव, जो नरेशन है, ये नरेटिव पैदा क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक हो गया, सिंपल है। नरेटिव्स बनाने पड़ते हैं,
ये डिप्लोमेटिक टाइज के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर पूरी दुनिया को यही लगता रहेगा कि इंडियन तो ऐसा ही होता है, ठीक है ना, इसको जैसे चाहो वैसे डांट मारो, तो कोई भी आएगा हमारा यूज करके चला जाएगा। नहीं करना हमको ये। हम कलेक्टिवली 150 करोड़ सबसे बड़ा झुंड है इस पृथ्वी लोक पर। हमको अपने मसल्स फ्लेक्स करने आने चाहिए, ठीक है। यही जरूरी थोड़ी ना होता है कि सरहद के ऊपर जाकर शहादत दे जाए, ठीक है ना, फिर उसके ऊपर को बॉलीवुड दया करके एक मूवी बना दे, फिर हम जो है वो आजादी के गाने गाते रहेंगे। ऐसा नहीं होता। फाइट करना तो फाइट कीजिए आप, लेकिन आपको सर्टेन नरेशन देनी पड़ेंगी दुनिया को कि भाई देख इससे फालतू नहीं, बस हो गया, है ना। इसलिए बार बार ये नैरेटिव आ रहा है, ये नया हिंदुस्तान है, नया। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमको दुनिया को कुछ मैसेज देना है कि आप रुक जाइए, बस हमने बहुत सुन लिया। अपनी पॉलिटिक्स अपनी डिप्लोमेसी अपने पास रखिए, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, हमारे लिए जो बेस्ट सूटेड रहेगा हम तो वो करेंगे काम। ठीक हो गया, सिंपल हो गया, डन। ये नैरेटिव्स बनाने पड़ते हैं। मान लो कोई देश वैसे तो बहुत बड़ा है लाइक अस, लेकिन उनका नैरेटिव स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बेचारे अपनी बात मैसेज कर ही नहीं पाते। ठीक हो गया, दुनिया को यकीन दिला ही नहीं पाते, ठीक है ना। अब हुआ क्या, कोई गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, ठीक है ना, आस पड़ोस के पड़ोसी देश मानने से मना कर दें, भाई हम तो नहीं मानते, हम नहीं मानते प्रधानमंत्री देश का। ठीक हो गया, सिंपल है। और हम किस चीज की बात कर रहे हैं, स्टेट को रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे हैं। स्टेट वैसे तो बाउंड्री है, उसके अंदर गवर्नमेंट भी है, लेकिन आप मानते ही नहीं, तो आपने स्टेट तो मना कर दिया फिर। यस नो, सिंपल है ना, डन। तो स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट है उसको भी रिकॉग्निशन देनी पड़ेगी, ठीक है जी। लिखो जरा अपनी लैंग्वेज में लिखो, ग्लोबल लेवल पर जब भी कोई कंट्री गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो दूसरी सोवरन स्टेट्स, अभी 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 नोट कर रहे हो, ये जितने भी बॉर्डर है पाकिस्तान की तरफ, वहां पे हलचल बढ़ा दी है और वहां पे युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, ठीक है जी। और मिलिट्री के सारे एरियाज बंद कर दिए हैं, छुट्टी कैंसिल कर दी है फौजियों की। कुछ कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना। वार्निंग तो आई चुकी है कि एक और 26/11 और यू विल लूज द बलूचिस्तान, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ होने वाला है। वो तो टेरर अटैक वैसे भी जरूर करेंगे क्योंकि सिंदूर में वो उसका मरी थी फैमिली, हाँ हाँ उसका अगला मोदी भी यही रह गया होगा उसका हाँ ये। हाँ हाँ हाँ, ये तो है, ये तो है, हाफिज सईद की बात करो। हाँ फिर से उसका काम तो यही रह गया हाँ वो तो है, वो तो अदरवाइज भी कोई काम निभाएगा नहीं। जरूर। तो आता ही तो करेंगे, तो बात तो देखो ठीक है, करना तो यही है इन्होंने, तो वेट ये कर रहा था ठीक है। हाँ तो क्या लिखा है, दूसरी सोवरन स्टेट्स, तो दूसरी सोवरन स्टेट से डिप्लोमेटिक रिलेशंस डेवलप करने के लिए रिकॉग्निशन आवश्यक होता है। यानी कि वो हमारी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करें, हम उसकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करें। ठीक हो गया। ये तो अभी यूं लगाओ कि पिछले 10-12 साल से हम दुनिया को बता पा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बेसिकली वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, ठीक है जी, और वहां पे डेमोक्रेसी है, हम ये अब बता पा रहे हैं। वरना वरना ये देखा मैप, अभी मैप लगाया मैंने, ये नक्शा देख रहे हो इंडिया का, हम्म, ये मेरे को ढूंढने में समय लगा है। अगर आप विकिपीडिया पे चले गए, क्योंकि सबसे पहले विकिपीडिया का पेज खुलता है, हम्म, ठीक है ना, और फालतू की वेबसाइट्स वगैरह होती है उनका पेज खुलता है। आपको ये हिंदुस्तान का नक्शा कैसे दिखाया जाता है उसके अंदर, हम्म, ऐसे दिखाया जाता है। ठीक हो गया जी, डन, कि भाई वो सिंपल। इधर से ऑक्यूपाइड है तो उसको हटा ही दो इधर से। क्योंकि क्योंकि वही बात है ना, क्योंकि देखो नैरेटिव पाकिस्तान ने, भाई देखो नैरेटिव के मामले में उन्होंने हर बार नैरेटिव के मामले में हमसे जंग जीती है, हमेशा जीती है,
साइबर क्राइम में बहुत ऊपर है सारे 4 युद्ध लड़े हैं, चारों के चारों युद्ध हार चुका है वो। लेकिन पूरी दुनिया से मैं अगर आप पूछोगे तो पूरी दुनिया यही मानती है कि पाकिस्तान युद्ध जीतता है। पाकिस्तान भी अपने लोगों को यही पढ़ा रहा है, ठीक है ना। ये नैरेटिव वॉर्स होती हैं, ये भी लड़ना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की एक एजेंसी है ISPR, बड़े बड़े लोग आते हैं वहां पे, बड़े बड़े देश के जो लोग हैं वो उनसे संपर्क करते हैं। पूरी दुनिया में कुछ भी फैलाना हो, कोई भी अफवाह फैलानी हो तो ISPR की सहायता ली जाती है, वो कुछ भी कर देते हैं। किसी ने वीडियो देखी हो, इंडियन फौजी थे वो रो रहे थे कि हमको डर लग रहा है, आसिम मुनीर से डर लग रहा है। AI की वीडियो बनाई थी उन्होंने अभी रिसेंटली, ये तो 3-4 महीने पहले की बातें हैं, ऑपरेशन सिंदूर के समय, रील्स हो गई थी, पता नहीं। ठीक है ना, ये आई थी, ठीक है ना। देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी आर्मी नहीं कर रही या फिर हमारा देश नहीं कर रहा। आर्मी के तो काम नहीं होते। सर ऐसे तो एक वीडियो वायरल हुई थी, तो पाकिस्तान की फौजी थे वो हिंदुस्तान का गाना गा रहे थे हाँ वो तो है, बैठे बैठे। वो तो है। देखो मैं तो सिर्फ नैरेटिव फैलाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करूं तो दुनिया मानती ही नहीं थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई गवर्नमेंट भी फॉर्म है। वो तो उनको लगता है भाई सिंपल सा एरिया है, पाकिस्तान ने 2 थप्पड़ मार के हिंदुस्तान को और वो एरिया कब्जा लिया, आने वाले समय में और कब्जा लेगा। कल को तो गजवा पूरा भी करना था। सिंपल समझ पा रहे हैं तो ये चीजें, ठीक है ना। बट क्या है, अगर आपने गवर्नमेंट फॉर्म कर दी और वो बहुत शक्तिशाली गवर्नमेंट है, ठीक है ना, शक्तिशाली गवर्नमेंट होने के लिए बॉडी बिल्डर नहीं होना चाहिए उनको। बस क्या है, उनको डिप्लोमेसी की समझ होनी चाहिए, ठीक है ना। एक ऐसे समय से देश जहां पर प्रधानमंत्री चुन लिया, ठीक है जी, वो 5 साल कहाँ है कहाँ नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बस घूम रहा है यहाँ वहां, उसको जहां बोल दिया वो बैठ गया, जहां कह दिया उसको बोल दिया वहां साइन कर दिए, उसको बोला जा बेड पे लेट जा लेट गया, ठीक है, बोला चल ठीक है ड्रिप लगा ले ड्रिप लगा ली, चल माँ। वहां से हम कहाँ आए हैं, वहां से हम उस लेवल पर आए हैं कि एक प्रधानमंत्री आता है, वो अपना शपथ ली, चल मेरा भाई एक विजिट में 4-5 देश निपटाएगा, ठीक है जी। आज की डेट में, ठीक है ना, अफ्रीका देखो कितना बड़ा कंटिनेंट है, चाइना को सरपास करने वाले हैं हम कई बिजनेसेस में, ठीक है ना। ये सारा का सारा एरिया देखो, हमारे सऊदी अरेबिया से भी रिश्ते हैं, हमारे फलस्तीन से भी रिश्ते हैं, हमारे इजराइल से भी रिश्ते हैं। नेतन्याहू भी खुश है, ठीक है ना। यासर अराफात जब होता था, सबसे फेमस लीडर था यासर अराफात फलस्तीन का, ठीक है ना। ये बैंडाना देखा ना, ये जो तहमत सा बांधते हैं वो, ये क्या होता है, गमछा सा बांधते हैं ऐसे वो चेक वाला, ये उसने ही फेमस किया थे। डन, सिंपल। और भी बहुत सारे मुल्क हैं, ठीक है ना। हमारे अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे टाइज हैं, हमारे रशिया के साथ भी बहुत अच्छे टाइज हैं, हमारे यूक्रेन के साथ भी बहुत अच्छे टाइज हैं, हमारे रशिया के साथ भी, ईरान के साथ भी, इराक के पास साथ भी, ठीक है ना, सिंपल। और देखो ये डिप्लोमेसी तो है कि पहले ही पता चल जाता है, एडवाइजरी आ जाती है। अभी फिर एडवाइजरी आ चुकी है, सऊदी अरेबिया को भी बोल दिया है, मतलब इंडियन एडवाइजरी जारी हो चुकी है, छोड़ दो जितने भी इंडियंस हैं छोड़ दो, ठीक हो गया। कुछ लोग छोड़ के आ जाएंगे, पहले वार्निंग मान लेंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे तो फिर क्या है, उनको बाहर निकालेंगे। यूक्रेन वॉर से हिंदुस्तानियों को बाहर निकाला, अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया से निकाला, सऊदी अरेबिया से भी, ईरान से ठीक है भी। ना। एक यूट्यूबर था जिसने सारा नैरेटिव फैलाया था, पोपा पोपा करता था वो, अपने पोपा को बोला, फिर खुद वीडियो बना के बोला कि निकाल दो यहाँ पे। मेरे को तो तब फील हुआ जब मेरे ऊपर बम बजे, वो भी सऊदी अरेबिया में था, ठीक है ना। दुबई से लेकिन फर्स्ट ये हाँ, दुबई से वो बना रहा हूँ, मुझे अब डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है भाई, ठीक है ना। तो है जो हकीकत है। अब ईरान से निकाल दिया लोगों को, एक भी कैजुअलिटी नहीं है इंडियन, ठीक हो गया। कतर के साथ था, जब कतर से सारे के सारे इंडियंस को निकाल लिया, एक भी कैजुअलिटी नहीं आई, ठीक हो गया। कतर ने क्या किया, 11 पता नहीं कितने 24 वो नेवी के ऑफिसर्स पकड़ दिए। डिप्लोमेसी इतनी शानदार रही कि सारे के सारे, ध्यान रखो शिया मुल्क है वो, कट्टर शिया लोग हैं और शरिया चलता है वहां पे, तो छोड़ना नहीं था, लेकिन वहां से सारे के सारे, नॉट इवन ए सिंगल कैजुअलिटी। डन हो गया। तो ये क्या है, डिप्लोमेसी है। क्यों, क्योंकि सेंटर के अंदर जो गवर्नमेंट बैठी है वो शक्तिशाली है। मुल्क के पास ज्यादा आर्मी नहीं है, लेकिन उसके अपने पर्सनल लिंक्स जो है पूरी दुनिया में डिप्लोमेसी के, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक आदमी ऐसा है, ठीक है ना, वो किसी भी देश के साथ जाके उसके साथ व्यापार कर लेता है, वो कहीं ना कहीं कुछ किसी भी देश, वो अगर युगांडा जैसे देश में भी चला जाता है तो वो वहां से बिजनेस लेके आ रहा है हिंदुस्तानियों के लिए। युगांडा में भी कुछ लोगों ने भी बोला कि इंडियन से तुम बाहर निकलो,
ठीक है ना। तो अभी जैसे एस जयशंकर साहब गए थे वहां पे, उन्होंने बोला भाई रुक जा भाई, शांति बैठ जा, रहने दे। युगांडा की तो टर्की के साथ लड़ाई हुई। ना युगांडा नहीं, युगांडा तो इधर है, ये इधर की ये रहा। अरे युगांडा नहीं टर्की, है, टर्की और ग्रीस की चलती रहती है। एक किसी की ये टर्की अजरबैजान और इधर चलती रहती है इनकी लड़ाई। पोस्ट देखी थी कि वो इनसे $1 मिलियन मांग रहा है और उनकी वाइफ मांग रहा है, पता नहीं तो काला सा चीज है। क्या होता है। ठीक हो गया, सिंपल हो गया, डन हो गया। तो ये कैसे होता है, ये रिकॉग्निशन से ही हो पाता है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल लिखो, जैसे कि देखो सरकार तो फलस्तीन में भी है, लिखो फलस्तीन। फलस्तीन के अलावा कौन सा देश है जिसकी सरकार को मान्यता देनी पड़ती है? फलस्तीन तो बहुत पुराना इश्यू हो चुका है। अब फलस्तीन और इसराइल के झगड़े में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। तालिबान भी तो है, यस तालिबान शाबाश, वाला ये रहा ताइवान, दिखाई दे रहा है चाइना के नीचे, ये रहा। ठीक हो गया। लेकिन हमारा देश ऐसा है, उन्होंने ताइवान को भी रिकॉग्निशन दे रखी है, ताइवान गवर्नमेंट को भी रिकॉग्निशन दे रखी है। लड़ाई कर रही है, अमेरिका वो तो देगा ही, चिप बनाते चाइना को हैं। सरपास करना है तो देना पड़ेगा। ठीक है ना। और चाइना कौन होता है हमको ये डिक्टेशन देने वाला कि तुम इसको मान्यता दो मत दो? हम अपने हिसाब से देखेंगे। हमने तो हांगकांग को भी दी हुई है। ठीक हो गया, हांगकांग भी ऐसी है, छोटा सा द्वीप है, वो तो ताइवान से भी छोटा है। ठीक हो गया, सिंपल। ये एग्जाम्पल करके लिख लो। हमने ताइवान को रिकॉग्निशन दे रखी है और समय समय पर जब भी चाइना उसको आंख दिखाता है तो हम फटाफट से पहुंच जाते हैं, हमारे जहाज खड़े रहते हैं वहां पे। हमारी आर्मी का एक बेस भी बना हुआ है, अमेरिकन आर्मी का भी एक बेस बना हुआ है। ठीक है ना। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। डन हो गया हिसाब किताब। चलो, हमने ताइवान के साथ रिलेशनशिप अपने स्ट्रॉन्ग किए और हम ताइवान से एक दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सिर्फ हमारे देश में नहीं बन पा रही थी अभी तक, बाकी सब कुछ बना रहे हैं हमारे, माइक्रोचिप्स। वो तो कोई भी नहीं बना पाता। हाँ, वहां से कारखाना लग चुका है और पहली चिप का निर्माण शुरू, मतलब निर्माण हो चुका है शुरू। अब क्या क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है देश के अंदर। अब और टेक्नोलॉजी में ग्रोथ होगी, हम ऐसी ऐसी चीजों के अंदर भी डेवलप कर पाएंगे जो अब तक नहीं कर पा रहे थे। ठीक है ना। बहुत नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें हैं, जैसे कि हम वो नहीं बना पा रहे, जेट इंजन नहीं बना पा रहे। हाँ, जेट का सब। ठीक हो गया, सिंपल। हम रोबोटिक्स में इतना नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, क्यों? चिप्स नहीं है हमारे पास। अब चिप्स आ गए हैं, अब डेवलपमेंट होगा। ठीक है ना। चाइना के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि चाइना को सिर्फ एक ही देश टक्कर दे रहा है पूरी दुनिया में, और एक ही देश दे सकता है, हमारा देश। बाकी नहीं डरते किसी से, बाकी अमेरिका से नहीं डरते। ठीक है ना। लेकिन जब ज्योग्राफिकली बाइस तो क्योंकि वैसे तो अमेरिका नहीं रोक सकता, हम्म, पर ज्योग्राफिकली यहाँ पे एक ही कम बट इनका कंपेटिटिव चलता एरिया रहता है। है। बट क्या है कि मान लो अगर चाइना अमेरिका को थ्रेट दे तो अमेरिका सीरियस लेता है, हम नहीं लेते सीरियस। क्या करेगा, कोई बात नहीं, आ जा बॉर्डर पे, आना आ जा, तुम्हें छिताई पिटाई खानी है। और कितना बड़ा सेटबैक है गलवान के अंदर। ठीक है, आज तक पता है किसी को कितने चाउमीन मरे उसमें? इतना खौफ हो गया था वहां पे कि पूरी की पूरी पोस्ट छोड़ के चाइनीज भाग गए थे। ये उसके बाद तो उन्होंने पॉलिसी खोली, क्योंकि वन बच्चा एक फैमिली एक बच्चा पॉलिसी थी वहां पे। अब एक बच्चे इतने प्यारे प्यारे रहते हैं वहां पे लड़के, कोई भेजता ही नहीं आर्मी में, आर्मी खाली पड़ी है। ठीक हो गया। इसके बाद उन्होंने खोला कि भाई कल को तो हम रह जाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि हर हर पड़ोसी देश से चाइना ने पंगे लिए हुए हैं। ठीक है ना। हर पड़ोसी देश के साथ चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। ठीक हो गया। तो आने वाले समय में लड़ने के लिए आदमी तो रहेगा नहीं। ठीक है ना। जैसे पहले भी था चाइना के अंदर दीवार बनानी, लेकिन चाइना तो फिर भी ढह गया था। कहाँ से ढहा? अंदर से ही ढहा था। ठीक हो गया। रिकॉग्निशन इसलिए बहुत जरूरी है। और अफगानिस्तान को रिकॉग्निशन दे रखी है। इंडिया पहला मुल्क है, उन पहले मुल्कों में से एक है जिन्होंने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को, तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन दे रखी है। रिकॉग्निशन देने का मतलब क्या होता है? अफगानिस्तान का यहाँ पे राजदूतावास है दिल्ली में, तालिबान को राजदूतावास है। समझ पा रहे हो? आदमी की संख्या था वैसे पहले, हाँ। देख लिया। हाँ बस यूं है कि मान लो अगर वो, अब भाई इस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है ना। अफगानिस्तान की स्थिति वो हो चुकी है, मान लो कोई दूसरी गवर्नमेंट बनेगी तो नहीं चलने देंगे उसको, सिर्फ तालिबान ही संभाल सकता है उसको।
और ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मान लो अगर ये लोग भी सुधरना चाह रहे हैं, मेन स्ट्रीम के अंदर आना चाह रहे हैं और अफगानिस्तान को वहां लेकर जाना चाह रहे हैं जो 1970 में अफगानिस्तान होता था, तो ठीक है, अच्छी बात है, वेलकम करना चाहिए। और हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, ठीक है ना। हम बोलते हैं उनको जाओ जाके प्यार कराओ पाकिस्तान को, 2 मिनट में प्यार कराते हैं पाकिस्तान को। ठीक हो गया, लिखो जरा, लिखो फॉलोइंग कंडीशंस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू केल्सन, KELSEN, केल्सन। ठीक है जी, 2 बिंदु डैश लगा लो, नीचे लिखो पहली कंडीशन, कम्युनिटी मस्ट बी politically organized. Number two, it should have control over a definite territory. Number three, this definite control should be of permanent nature. Number four, said community must be independent. सिंपल हो गया। देखो सीधी सिंपल सी बात, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसकी एक खास बात है, आज तक इलेक्शन से जो सरकार चुनी है, आज तक एक भी प्रधानमंत्री ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान में। ठीक हो गया, एक ही है जिसका तुक्के से पूरा हो गया, नवाज शरीफ का, एक एक टर्म का, नेक्स्ट टर्म में तो उसको भी फिर परवेज मुशर्रफ ने कू कर दिया था वहां। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, इफेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन। देखो रिकॉग्निशन से क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन। देखो नंबर वन, डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश्ड। अरे हेडिंग दी तक हाँ, यार पहला डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश हो जाएंगे, ठीक है ना। डिप्लोमेटिक रिलेशन, और नंबर टू लिखो, recognized government can hold and maintain property in another states। जैसे कि जैसे अफगानिस्तान के राजदूतावास की बात हो रही थी, ध्यान रखना जो हमारे देश के अंदर ये जो एम्बेसीज हैं, ये ध्यान रखना ये हमारा हिस्सा नहीं रहती। मान लो कोई अमेरिकन एम्बेसी है हमारे देश के अंदर, तो ये अमेरिका ही है, दिल्ली के अंदर। वो अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है वो अफगानिस्तान की टेरिटरी मानी जाएगी। मान लो किसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे ही नहीं, तो हम उसका राजदूतावास थोड़ी ना खोलेंगे, हमारा कोई लेना देना ही नहीं रहेगा उसके साथ। ठीक हो गया, समझ पा रहे हो ना। लेकिन हमारे देश के अंदर ताइवान का भी राजदूतावास है, अफगानिस्तान का भी है, फलस्तीन का भी है। ठीक है, अपने को क्या भाई, अपना झगड़ा अपने आप देखो, हम नहीं मानते झगड़े झगड़े, हम तो हर किसी के साथ धंधा करेंगे, ये दुनिया धंधे से ही चलती है। ठीक है ना, ये ना तो मजहब से चलती, ना ये क्रोध से चलती, कुछ नहीं चलती, इनको लड़ने दो, नया नया धर्म बन रहा है, इनको हो जाएगी तसल्ली तो अपने आप कर देंगे। ठीक हो गया, चलो नंबर थ्री, आफ्टर रिकॉग्निशन a state can sue in the courts of recognized state।
ठीक हो गया। अब 26/11 जैसा आतंकवादी हमला हुआ, ठीक है, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन दे, उनकी कोई औकात नहीं है, उनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उनकी मजबूरी है। अब उनको पता लग गया है कि अब वो गए, वो नरेटिव वाले डेज चले गए, अब अगर एक आदमी हिंदुस्तानी मार दिया तो ये फिर, अभी रिसेंटली की पिछली न्यूज आई है, ये लगभग 15 से 20 दिन की न्यूज है, जिसने, जिसकी टीम ने कुलभूषण जाधव को अरेस्ट किया था ईरान के पोर्ट से, उसमें से जो मेन बंदा था उसको नेपाल से अरेस्ट कर लिया गया है, हमारी एजेंसी ने कर लिया है, ठीक है ना। हम इनको बताएंगे, खैर पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2 मिनट में डिसऑन कर देते हैं, ये अपने ना तो फौजियों की लाशें लेते हैं, कुछ नहीं, मर गया है, कुछ नहीं है, वो तो जा चुका है उरों के पास, ठीक हो गया। तो बड़ी बढ़िया कंट्री है इस मामले में ठीक हो गया, सिंपल। 26/11 का जब हमला हुआ तो हमने उनको डोजियर बना के भेजा और उनको सबूत भेजे, आप यकीन नहीं मानोगे, पाकिस्तान की कोर्ट ने उन सबूतों को कंसिडर किया, हाफिज सईद आया भी कोर्ट के अंदर, ठीक है ना। और जब डिप्लोमेसी के थ्रू उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया तो हाफिज सईद को जेल में भी रखा, ठीक है ना, वो कुछ पोर्शन के लिए, क्यों, इधर से आईएमएफ का झगड़ा चल रहा है, इधर से वर्ल्ड बैंक का प्रेशर चल रहा है पाकिस्तान के ऊपर, इधर से इधर इंडिया का भी प्रेशर चल रहा है, तो अब क्या है, अगर इसको रिलीज करेंगे तो अगला लोन लोन भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, और आतंकवादी टेररिस्ट नेशन की डेफिनेशन में आ जाएगा ये, ठीक है ना। ध्यान रखना ये डिक्लेरेशन का ही है, अगर पूरा का पूरा टेररिस्ट मुल्क डिक्लेयर हो गया तो रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट, रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, डन। सोचो पाकिस्तान कोर्ट ने क्या किया होगा, इनसफिशिएंट एविडेंस बोल दिया उसको, केस रफा दफा कर दिया, फिर भी उसको 2.5 से 3 साल जो है छोटे छोटे अंतरालों के दौरान उसको जेल के अंदर रखा गया। चलो लास्ट लिखो जरा, लास्ट इफेक्ट लिखो, नंबर 4, सोवरन इम्यूनिटी मिल जाएगी। हर सोवरन स्टेट की, अगर कोई दूसरे सोवरन स्टेट को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो उस स्टेट के अंदर उस पहले वाली सोवरनिटी को, जैसे मैं एक सोवरन स्टेट हूँ, सोवरन स्टेट नंबर 2, सोवरन स्टेट नंबर 3, हमारे आपस में राजदूतावास एक्सचेंज है, ठीक है ना, तो मैं अगर आपके पास जाऊंगा, आपकी कंट्री में जाऊंगा, घूमूंगा, काम करूंगा, तो मुझे सोवरन इम्यूनिटी मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, इम्यूनिटी, ठीक है ना। आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको सोवरन इम्यूनिटी दूंगा, है ना। होता नहीं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, प्रोटोकॉल के तहत उनका हवाई जहाज जो है लैंड किया, ठीक है ना, प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनके गले मिला, ये आता है, ये प्रोटोकॉल, ये इम्यूनिटी ही है, ठीक हो गया। चलो करो जरा नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं हम किसी भी स्टेट को, किसी भी गवर्नमेंट को। ठीक है, करो जरा, पहली पहली थ्योरी लिखो, नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ये रिकॉग्निशन है ना, रिकॉग्निशन मिलने से क्या होता है, अगर मैं इंटरनेशनल फैमिली की बात करूं, ठीक है ना, जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर भारत देश है, उतना इंपॉर्टेंट मेंबर चाइना है, सबसे इंपॉर्टेंट देश, सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर इस वर्ल्ड फैमिली का, वर्ल्ड कम्युनिटी का अमेरिका है, यूके है, रशिया, इस तरीके से चलता है। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूट होगा स्टेट, वैसे ही उसको रिकॉग्निशन मिल जाएगी, वो वर्ल्ड फैमिली में शामिल हो जाएगी, ठीक है ना। अपनी लैंग्वेज में लिखो जरा, लिखो, रिकॉग्निशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूट होता है, इसे कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी कहते हैं। यानी देखो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, जैसे एक टाइम पे तो हमारा देश भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, ठीक है ना, कैसा होता, हमने कोई फॉर्म भरा था,
ऑटोमेटिक हो गया, रिकॉग्नाइज। ठीक हो गया। रिकॉग्नाइज होते देश अलग हो गया, पहले तो एक ही देश था, फिर एक नया देश आ गया, दो नए देश आ गए फिर, ठीक हो ना, पाकिस्तान बांग्लादेश आ गया, श्रीलंका आ गया, भूटान आ गया, नेपाल आ गया, तिब्बत आ गया, ठीक है ना। हाँ, ये बढ़ते गए, इनको रिकॉग्निशन मिलती गई। देखो, अकॉर्डिंग टू हॉलैंड, HOLLAND, हॉलैंड, HOLLAND, हॉलैंड, ये प्रोफेसर है। लिखो, अ स्टेट कैन नॉट बी said to have attained maturity unless it is stamped, स्टैंप लगाते हैं ना, stamped, STAMPED, stamped with a real recognition। रियल रिकॉग्निशन होगी भाई, एक नया देश बना क्या भारत, एक नया देश बना पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा, ठीक है ना। ये रियल रिकॉग्निशन, रियल रिकॉग्निशन किसको कहते हैं, रियल रिकॉग्निशन को जरा बॉक्स करके और नीचे लिख लेना, वर्ल्ड कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो, अकॉर्डिंग टू ओपनहाइम, स्पेलिंग देख लेना स्क्रीन के ऊपर, अकॉर्डिंग टू ओपनहाइम, ओपन हैंड से पहले कोई हाँ हॉलैंड लिखवा है, 4 लाइनें छोड़ देना, नाम डालना। 4-5 लाइनें छोड़ देना बस। हॉलैंड। हाँ जी, अब अकॉर्डिंग टू ओपनहाइम लिखो, लिखो, अ स्टेट इज एंड बिकम्स एन, ठीक है। a state is and becomes an international person through recognition, ठीक है जी। फुल स्टॉप लगा लो, जरा एक लाइन छोड़ के लिखना, ये ओपन हाइम में नहीं लिख रहे हो आप, ये आप बेसिकली कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी में लिख रहे हो। लिखो, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज्ड स्टेट को कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज मिलेंगे, राइट को। ड्यूटीज मिलेंगे अंडर इंटरनेशनल लॉज, ठीक है ना। लेट्स से ये हमारा ग्लोब है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे डन। चलो जी, ये एक स्टेट बन गया, देश बन गया, इसका रिकॉग्निशन मिलेगी। रिकॉग्निशन कैसे मिलेगी, रिकॉग्निशन कुछ राइट्स उसके पास मिलते ही वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा। अगर यूएनओ की बात करेंगे, यूएनओ अपने राइट उसी को देता है जो रिकॉग्नाइज होता है। बिजनेस का राइट सबसे बड़ा होता है, वोटर वेल बिल्कुल बिल्कुल, नाम ही नहीं लेंगे, वरना नाम ही नहीं लेंगे। एयरवेज कल को पाकिस्तान की रिकॉग्निशन खत्म हो जाए तो इंडिया ही बोलेंगे उसको, बांग्लादेशी खत्म हो जाए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, तिब्बत, इंडिया ही बोलेंगे उसको, ठीक हो गया, सिंपल। यानी देखो कितना ऑटोमेटिक है, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी कितनी कितनी ज्यादा ऑटोमेटिक है, कि भैया कोई स्टेट कैसे रिकॉग्नाइज हो रहा है, भाई जो भी वर्ल्ड इकाई है, सांसारिक इकाई है, वो उसको कुछ राइट्स दे देगी, ठीक है ना, कुछ ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी उसकी, ठीक है ना। कैसे समझ लो, कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद रिकॉग्निशन मिली है या रिकॉग्निशन के साथ ही कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, कुछ भी समझ लो, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर के जैसे है, ठीक है ना। लिखो नंबर 2, सेकंड थ्योरी लिखो, लिखो डिक्लेरेटरी थ्योरी,
अब देखो, इस थ्योरी वालों ने बेसिकली विरोध किया कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी का। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी क्या बोलती है? भाई ऑटोमेटिक होता है। ये थ्योरी बोलती है कि ऑटोमेटिक नहीं होता, डिक्लेयर करना पड़ता है। और डिक्लेयर कैसे होता है? डिक्लेयर हमेशा एविडेंस के आधार पर होता है, ठीक है ना। लेट्स से हमारे देश के अंदर कितने, पहले तो नक्सलवाद था, माओवाद था, इधर बोड़ोवाद, पता नहीं कौन से कितने वाद चले हुए थे, ठीक हो गया, सब कुछ कर्ब हो गया। अब तो मान लो मध्य प्रदेश और ये जो अपना छत्तीसगढ़ का ये एरिया है, ये अपने आप को बोले हम तो भाई अलग स्टेट है, डिक्लेयर कर दिया अलग स्टेट है। जैसे कि पाकिस्तान है, बलूचिस्तान ने बोल दिया हम तो अलग स्टेट है, उन्होंने अपना झंडा भी अलग दे दिया। ऐसे ही कश्मीर ने किया होता, डन हो गया। अगर ये लगे रहते तो एक दिन भाई साहब रिकॉग्नाइज भी हो जाते। देखो कितना बड़ा गेम हो रहा था, एक छोटी सी स्टेट, ठीक है ना, जहाँ के लोग कुछ भी जनरेट करके, कुछ भी रेवेन्यू जनरेट करके देश को नहीं दे रहे, ऐसा ठोक रहे हैं। इन्होंने अपना संविधान अलग कर दिया, इन्होंने अपना झंडा अलग कर दिया, इन्होंने अपना राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान अलग कर दिया, इनके यहाँ का जो राष्ट्रीय त्योहार है सब कुछ इन्होंने अलग कर दिया, डन। और यहाँ पे बेवकूफ लोगों की गवर्नमेंट रही, ठीक है जी, वो मानते रहे, सिंपल हो गया, डन। इन्होंने अपनी तरफ से डिक्लेयर किया हुआ था। आगे जाके डिक्लेरेशन और जब कभी ये यूएनओ में मामला जाता, ठीक है ना, प्लेबिसिट होता, तो ये लोग एविडेंस देते। जम्मू कश्मीर के तो लोग बोल रहे थे हमको आजाद कर दो, काहे आजाद कर दे भाई, किस लिए आजाद कर दे, ठीक है ना, आजाद कर दो ताकि हम वैष्णो देवी पे टैक्स लगा सकें, ठीक है ना, अमरनाथ पे टैक्स लगा सकें, और जजिया से हमारा काम चलता रहे। हिंदू आएगा जजिया देगा, हमारा काम चलता रहेगा, डन। ये क्या कर रहे थे? ये एविडेंस क्रिएट कर रहे थे और डिक्लेरेशन दे रहे थे बार बार, ठीक है ना। ये डिक्लेरेशन से ही रिकॉग्नाइज होता है स्टेट, ऐसे ही डिक्लेयर होते हैं। फिलिस्तीन वालों ने तो डिक्लेयर किया हुआ है, कुछ लोग कुछ देश मानते हैं उसको, कुछ देश नहीं मानते हैं। ताइवान ने भी तो डिक्लेयर किया हुआ है, चाइना नहीं मानता, भारत मानता है कि ताइवान का अलग देश है। ऐसे ही होता है, ठीक हो गया। चलो लिखो जरा, दिस थ्योरी, समझ गए ना दोनों के बीच का फर्क? दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट recognition requires declaration और एविडेंस, ठीक है ना। एक पॉइंट और लिख लो, यह थ्योरी, अलग लिख लेना पॉइंट, स्टार डाल लेना, यह थ्योरी कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के विरोध में आई। बात भी ठीक है। देखो जो देश हैं वो तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड हैं, नया देश कैसे बनेगा? कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी से जो ऑलरेडी देश है तो वही देश रहेंगे, नए देश तो डिक्लेरेटरी थ्योरी से ही आएंगे, ठीक हो गया, सिंपल है। चलो भैया, अब पेज के बीच में, ठीक है ना, पॉइंट बनाओ, मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन, मोड्स, MODES, मोड्स। हाँ बस यही, मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। लिखो, दो तीर निकालो, बीच में लाइन खींचना, थोड़ा डिफरेंशिएशन मोड में कर लेंगे हम इसको। एक तरफ लिखो डी फैक्टो रिकॉग्निशन और दूसरी तरफ लिखो डी ज्योर। डी फैक्टो बाय द फैक्ट ओनली, डी ज्योर बाय लॉ। देखो जैसे जम्मू कश्मीर वालों ने देश के साथ खेल खेला, डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना। कैसे डिक्लेरेशन थी? डी फैक्टो डिक्लेरेशन थी,
मान लो कल को अगर ये देश अलग हो जाता, जिनके जो पूरे मंसूबे थे, ठीक है ना, और इधर का लद्दाख का पूरा क्षेत्र जाता, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मारकाट होने वाली थी पहाड़ों के अंदर, इतने शांत एरिया में वहां भी मारकाट होने वाली थी, तो बच गए, ठीक है ना। अब डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना, सिंपल डिक्लेयर किया है, ये कहीं भी मंच के ऊपर जाते थे। इस जम्मू कश्मीर राज्य के लोग ऐसे थे, जब कभी भी जनरल असेंबली होती थी यूएनओ की कैलिफोर्निया या जहां कहीं भी, तो ये लोग पोस्ट कार्ड लेके खड़े हो जाते थे इंडियन आर्मी के खिलाफ, ठीक है ना, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। मेरे को आज भी याद है, जम्मू कश्मीर के ही लोग थे वो, ठीक है ना, बट जैसे यहाँ वहां से भाग के कहीं पलायन कर गए, ठीक है ना, अपने आप को जम्मू कश्मीरी ही बोलते हैं। अब वो क्या, अटल बिहारी वाजपेयी साहब गए हुए थे, हिंदी में भाषण दिया था उन्होंने पहली बार, इंडिया की तरफ से कोई ऐसा प्रधानमंत्री गया जिसने हिंदी में भाषण दिया था, तो बड़ी तारीफ हुई थी उनकी। तो उस समय नहीं मैं तो छोटा ही था, ठीक है जी, हम भी देखते थे कि भाई ये कैसे लोग हैं। मैं कौन सी क्लास में था, 1998 से लेकर 1997 2002 तक, उससे पहले भी वो एक बार 13 महीने के लिए रहे थे, फिर एक बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। मैं 7वीं 8वीं क्लास में हूँ, ठीक है ना। उस समय तो स्कूलों के अंदर बड़ा देशभक्ति का पाठ पढ़ाते होते थे, ठीक है जी, आजकल तो पता नहीं स्कूलों के अंदर क्या हाल है क्या हाल नहीं है, ठीक हो गया। तो मैं सोचता था कि बड़े अजीब से लोग हैं, ये अब देश के साथ नहीं खड़े हो सकते, ठीक हो गया। तो ये क्या कर रहे थे, ये डी फैक्टो डिक्लेरेशन दे रहे थे, ठीक है ना। पाकिस्तान जैसे देश और जो पाकिस्तान के जैसे तुर्की वाला देश है, ठीक है ना, वो तुर्की तो आज भी अलग से देश मानता है, तभी तो अभी बिगड़ी। आमिर खान यहाँ से गया, ठीक है ना, अपनी मूवी का प्रमोशन या जो कुछ भी करने के लिए तुर्की के वहां राज परिवार से मिला, एर्दोगन से मिला वो, ठीक है जी। यहाँ पे फिर उसकी खिंचाई होगी। अब यहाँ पे वो अपना वो टोपी हटा के और वो मराठी टोपी लगा के, अब तो कोने वाली ऐसी टोपी नहीं होती वो, तिलक तुलक लगा के घूमता है दिखाने के लिए, करते सब पसंद दिखाने का करते ठीक है। फंसेगा भाई। वो हर बार आगे फंसा था एक घंटा लेता था उसका शो आता था जो ना ना, शाहरुख खान भी फंसा था। ये था ना ये तो बोल रहा था हम तो पेशावरी हैं, हम तो पठान हैं, लोगों ने बोला आजा फिर यहाँ क्या कर रहा है, चल। पूरी पूरी कंपनी भागा में फाउंडेशन है ऐसे ही है। क्रेडिट कार्ड जितनी बड़ी थी ऐसे ही है, सब ने बाइक और कर दिया ठीक है जी। अब जैसे एक मूवी आई थी, इंडिया में नहीं चली वो, बॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी बोलते हैं उसको, 2000+ करोड़ रुपए का कारोबार किया था उसने, दंगल, चाइना में। मतलब देखो कितनी कमाल की बात है, चाइना ने इससे पहले कोई भी बॉलीवुड मूवी को इतना प्यार नहीं दिया, और इसके बाद भी नहीं दिया। बहुत सारी विजिट हुई थी इसकी, ठीक है ना। अब जैसे एक नई मूवी आ रही है, 4000 करोड़ का बजट है, बाहरी चली गई इसके ऊपर छापा पड़ेगा। देखा किसी ने ट्रेलर देखा उसका उसका लोग पसंद नहीं कर रहे थे उसको एआई से बनाया हुआ, पता नहीं क्या है, वीडियो गेम की क्लिप्स, रामायण, बहुत फेमस हो गया है रामायण दुनिया से पहले दुनिया की तो सबसे महंगी। हमारी भी तो थी। वो तो आदि अच्छा पुरुष वो तो थी, आज अरे भी नहीं नहीं बहुत वो नहीं, वो तो भाई साहब वो मंगल ग्रह की कोई टेलीकास्ट कंपनी उसने वो कर दी थी, पता नहीं उसमें कौन बहुत से। ज्यादा वो नहीं दिखा रखे थे एनिमेशन। और चलो हो, लेकिन क्या लेवल भी तो हो। एनिमेशन ये भी तो थी एनिमेशन वो छोटे बच्चे की आई थी कितनी बढ़िया थी हाँ ये पाँच नरसिम्हा करोड़ प्लस नरसिम्हा हमारी नरसिम्हा होता रहा। कल से टू आ रही टू आप आएगी ये भी तो बना कौन सी सकते हो। नाम और इसका तो बजट क्या था, इसका तो कितना, 200 करोड़ ना 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 ना, वो तो अर्निंग कर ली थी इसने। बजट कम था इसका तो वो लगाओगे मेरे ख्याल 10 करोड़ भी नहीं कूदा होगा इसका बजट तो, ठीक है ना। और क्या शानदार उसके अंदर था। फिर उसकी कॉपी करके ये बनाई थी लोग मार 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 नहीं, फ्लॉप तो बॉलीवुड ने होगी, बनाई होना ही है। कुरुक्षेत्र हाँ हाँ, होना ही है, कुछ नहीं होना है बॉलीवुड वालों का। बढ़िया है, जितनी बड़ी मूवी उतना ज्यादा बॉयकॉट होगा। चलो डन। देखो क्या है ये डी फैक्टो डिक्लेरेशन चल रही है, लिखो जरा डी फैक्टो में, पहला पॉइंट बना लो, टेम्परेरी नेचर होता है इसका, लेकिन अगर लॉ बनाकर किसी किसी जगह को देश बनाया जाएगा, डी जोर के अंदर लिखो फाइनल इन नेचर, ठीक है ना। चलो डी फैक्टो में आ जाओ वापिस।
ये कंडीशनल और नॉन कंडीशनल दोनों हो सकती है, इधर लिखो, इधर कंडीशनल और नॉन कंडीशनल। ठीक है ना। और डिफेक्टो के अंदर ही नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख लो, यह रिकॉग्निशन तब तक दी जाती है जब तक स्टेट अदरवाइज सफिशिएंट स्टेबिलिटी ना एक्वायर कर ले। ठीक है ना। बस देखो फिलहाल के लिए तुमको हम जो है ना डिफेक्टो रिकॉग्निशन दे देते हैं, ठीक है ना। पर तुम क्या करो, अगर तुमको बिल्कुल फाइनल रिकॉग्निशन चाहिए तो तुम अपने यहाँ पे जो भी तुम्हारी पॉलिटिकल इश्यूज हो उनको सॉल्व करो और स्टेबिलिटी लेकर आओ। ठीक हो गया। चलो इधर लिखो डी जोर के अंदर, लीगल रिकॉग्निशन। लिखो नेक्स्ट पॉइंट में डी जोर के अंदर ही, यह तब ग्रांट करी जाती है जब स्टेट सारी कंडीशन इंटरनेशनल लॉ की पूरी कर देता है। ठीक हो गया। यानी डी फैक्टो एक तरीके की कच्ची रिकॉग्निशन हो गई है और डी जोर पक्की रिकॉग्निशन हो गई है। डी फैक्टो में लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी विड्रॉन। डी जोर में लिखो इसके वाइस वाइस वर्सा, कैन नॉट बी विड्रॉन। ठीक है जी। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट डी फैक्टो के अंदर, जनरल कंडीशन स्लैश कंप्लायंसेस या फिर रिक्वायरमेंट्स, जो भी लिखना चाहो लिख लो। क्या चीज चाहिए अगर आपको डी फैक्टो रिकॉग्निशन के अंदर आना है, डी फैक्टो रिकॉग्निशन के पैरामीटर्स के अंदर आना है। ठीक है। लिखो इसके अंदर पहला पॉइंट या फिर इसके अंदर ए बी सी डी करके जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। लिखो नंबर वन, परमानेंस। परमानेंसी चाहिए। ऐसा नहीं है ये 5-10 साल का बस ये धुआं उठा वहां से फिर शांत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। इसी के अंदर ही नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ट्रस्ट ऑफ पीपल इन द स्टेट। इसी में नेक्स्ट पॉइंट, ट्रस्ट ऑफ पीपल इन द गवर्नमेंट। चौथा पॉइंट लिखो इसमें, फुलफिलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। फुलफिलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। अब जो पाकिस्तान ने बेसिकली कश्मीर को लेकर गेम खेला, अब बलूचिस्तान को लेकर उसी खेल का शिकार हो गया है। अलग अलग कंट्रीज ऐसे हैं, ठीक है ना। अब मैं बेसिकली न्यूज़, ये एक पुरानी न्यूज़ है, अ, सऊदी अरेबिया में पता नहीं 3-4 साल पहले जो है कुछ फसाद वगैरह हुआ था। तो हुआ क्या, जैसे कोई रोड है, रोड होने के बाद अब क्या है, पाकिस्तानियों को पकड़ रहे थे। तो जो सऊदी अरेबिया की अथॉरिटी है वो आती है, ये बहुत बहुत न्यूज़ चली थी, बहुत फेमस न्यूज़ है ये अपने समय की। तो जो गार्ड होते हैं सऊदी अरेबिया के, वो क्या कहते हैं, भाई भाई बांग्लादेश वाले, पाकिस्तान वाले, ठीक है ना, अलग हो जाओ, ठीक है ना। और फलाने देश वाले और बलूचिस्तान वाले इधर हो जाओ। बड़ी फजीयत हुई थी पाकिस्तान बलूचिस्तान, पता होगा ना, ये राज्य है पाकिस्तान का, सबसे बड़ा राज्य है पाकिस्तान के अंदर। कराची के अंदर है। हाँ कराची, ये कराची वाला तो सिंध हो गया, उस तरफ वाला सारा सारा का सारा ईरान और अफगानिस्तान को टच करता है। ठीक है ना, 50% आप देश लगा लो। ठीक हो गया, सिंपल। अब क्या है, उन्होंने बोला कि बलूचिस्तान वाले अलग हो जाओ, बलूचिस्तान वाले हंस रहे हैं, वो अलग हो गए क्योंकि इनका लफड़ा चल रहा है।
ठीक है जी, पूरी इंटरनेशनल न्यूज बनी। लोग धीरे 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 इस प्रोपोगंडा को, ठीक है ना, पाकिस्तानी प्रोपोगंडा को समझ रहे हैं और बलूचिस्तान को रिकॉग्निशन दे रहे हैं। बट फिलहाल डी फैक्टो है। बलूचिस्तान ने अपना झंडा अलग कर लिया है, अपना आइन यानी अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग कर लिया है, अपना राष्ट्रीय गान अलग कर लिया है, ठीक है ना। और बलूचिस्तान के लिए बोल दिया है कि इसका कोई धर्म नहीं होगा, ये इंडिया की तरह धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हिंगलाज माता का मंदिर बहुत बड़ा श्राइन है वो, जैसे वैष्णो देवी देखा है ना। अगर पाकिस्तान होता तो ऐसे ही भीड़ लगी होती वहां पे, ठीक होगा। बहुत बड़ा। खैर हालत माड़े हैं मंदिर के, उस धाम के हालत बहुत माड़े हैं, ऐसे ही पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। तो दिखाई दी माता जो रियल जैकपॉट करके साउथ इंडियन शायद दिखाई होगी बट वो मैंने देखी नहीं। उसमें दिखा। डन हो गया, सिंपल, बहुत बड़ा श्राइन हो। चलो जी आगे आ जाओ। डन। इधर लिखो जरा, डी जोर के अंदर लिखो कंडीशंस फॉर लीगल रिकॉग्निशन। इसके अंदर आप लिखो, डी जोर के अंदर लिख रहे हो आप, ठीक हो क्या। इसके अंदर पहला पॉइंट लिखोगे डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द अदर स्टेट्स। ठीक है ना। अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट वो अपनी लैंग्वेज में लिखो, जब मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स से रिकॉग्निशन मिल जाएगा तो वह देश इंटरनेशनल फैमिली मेंबर बन जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यूएनओ का मेंबर बन जाएगा। ठीक है जी। आओ वापस डिफेक्टो में आ जाओ। लिखो रिकॉग्नाइज्ड बाय फैक्ट ओनली या फिर डी फैक्टो रिकॉग्निशन shall be given by the interested states only। जैसे कुछ लोगों ने, कुछ देशों ने इजराइल को मान्यता दे रखी है। क्यों है, जैसे भारत देश ने इजराइल को मान्यता दे रखी है, भाई देखो हमारा इंटरेस्ट है उस स्टेट में, ठीक है ना, हमको जरूरत पड़ती रहती है उनकी, ठीक है ना, तो हमने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको मान्यता दे दी। हम वेपन वगैरह खरीदते हैं और टेक्नोलॉजी आती है वहां से, और और भी काफी कुछ है, और वैसे भी बहुत पुराने टाइज है बेसिकली, ठीक है। हाँ ईरान से भी है, ताइवान से भी है, ठीक है ना। ध्यान रखना ये मेजोरिटी ऑफ लोगों ने नहीं दिया है, ताइवान इज नॉट द मेंबर ऑफ यूएनओ, ठीक है ना। यस बिल्कुल है ऐसी, ठीक होगा ना, सिंपल। यहां पर ऐसा कोई सीन नहीं, यहाँ पे तो हम डिफरेंशिएशन पहले लिख चुके हैं, कहाँ डी जोर के अंदर। डन हो गया, कोई टेंशन तो नहीं है ना, समझ आ रहा है ना। चलो ठीक है, आओ जरा, ये पॉइंट आपका खत्म हो गया। एक हेडिंग बना लो, सम अदर टाइप ऑफ रिकॉग्निशन। ऐसे ही पेज के बीच में लिखवा दूंगा, ये भी पेज के बीच में लिख लो, अदर रिकॉग्निशन। पेज के बीच में लाइन खींच लो, एक तरफ लिखो इम्प्लाइड, एक तरफ लिखो कलेक्टिव। चलो जी, पहले कलेक्टिव को समझ लो, कलेक्टिव समझना इजी है। जब सारे देश मिलकर मान्यता दे दें तो ये कलेक्टिव रिकॉग्निशन होगी। अपनी लैंग्वेज में लिख लो, जब मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स मल्टीलेटरली या फिर कलेक्टिवली रिकॉग्निशन दे दें, इसे कलेक्टिव लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना लिख लो, बस दे दें, बस बस बात। अब इम्प्लाइड के अंदर देखो, कई बार क्या होता है,
कि कोई रिटर्न, कोई राइटिंग में एग्रीमेंट नहीं हो रहा। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिख रहे कि भाई ताइवान जो है अलग से मुल्क है, या फलस्तीन जो है हम उसको अलग से मुल्क मानते हैं। हम नहीं लिख रहे, किसी किताब कॉपी में नहीं लिख रहे, हमारे सिलेबस में भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हम क्या है, हम जो हमारा जो कंडक्ट हो जाता है ना उस देश के प्रति, वो इस हिसाब से हो जाता है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया उसकी रिकॉग्निशन। हालांकि फलस्तीन कुछ भी ऐसा नहीं बनाता जो हमें जरूरत हो, ठीक है ना, लेकिन चलो मान लेते हैं कि फिलिस्तीन से कुछ ऐसा मिनरल आ रहा है, या फिर ऐसा कोई खनिज, या फिर ऐसा कोई कुछ मतलब प्रोडक्ट आ रहा है जो हमारे देश में अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या करा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं करी। हमने सीधा जो भी फिलिस्तीन को रिप्रेजेंट करने वाला प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, या जो कुछ भी उनका चीफ है, कुछ भी लगाओ, हमने डायरेक्ट उनके साथ बात करी, ठीक है ना, कि भैया ऐसा ऐसा हमको इस चीज़ की जरूरत है, आप भिजवाओ, बोलो। अच्छा बताओ पेमेंट कैसे लोगे आप, रुपए में लोगे, डॉलर में लोगे, ठीक है, हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। अगर हमने उसको रिकॉग्निशन नहीं देनी तो हमारे पास क्या है, इसराइल से बात करेंगे हम, इसराइल ला के देगा हमको, डन हो गया, सिंपल। ऐसे ही हमको ड्राई फ्रूट्स चाहिए, किससे, हमने डायरेक्ट जो है तालिबान सरकार से अफगानिस्तान की बात कर दी हमने। कुछ राइटिंग में करने की जरूरत नहीं होती कई बार। तो इस तरीके की जो, जिसके अंदर कोई राइटिंग, कुछ एक्सप्रेस नहीं चल रहा है, एक्सप्रेशन नहीं चल रहे हैं, इस प्रकार की रिकॉग्निशन को हम इम्प्लाइड बोलते हैं। लिख लो जरा अपने लैंग्वेज में, लिखो, जनरली, जनरली रिकॉग्निशन एक रिटर्न पैक्ट होता है, पीएसीटी पैक्ट। परंतु कई बार किसी देश का एटीट्यूड और कंडक्ट भी इम्प्लाइडली रिकॉग्निशन देता है किसी स्टेट को। एग्जाम्पल करके लिख सकते हो अफगानिस्तान। ठीक हो गया। देखो इसके बाद हम डॉक्ट्राइन करेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ रिकॉग्निशन करना है हमने। फिर हम करेंगे नेशनैलिटी, नेशनैलिटी के बाद हम करेंगे रिफ्यूजीज, इमिग्रेंट्स, जिनेवा कन्वेंशन आएगा इसके अंदर। फिर एक्स्ट्राडिशन, फिर इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, कश्मीरी पंडित के बारे में भी, फिर असाइलम वगैरह है। ठीक है जी, आपकी एक क्लास हो रही है इंटरनेशनल लॉ का, आपका ये वाला यूनिट है, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका रह जाएगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद रह जाएगा आपका ह्यूमैनिटेरियन लॉज, ठीक है। 3 क्लासेस और पेंडिंग है आपकी, आपका इंटरनेशनल लॉ खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया, सही। मुझे एक बार थोड़ा जाना पड़ेगा, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब का कॉल आ गया, थोड़ा सा अर्जेंट है। इनका भी टेस्ट